मानिए कि ये आपकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पर अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ना ही आप किसी तरह की फेंसिंग करवा सकते हैं, ना ही कोई कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, ना ही किसी को निकाल सकते हैं। इन कंडीशंस में क्या आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपरली एंजॉय कर पा रहे हैं? हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया एंड आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 तरह के रिट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में, मेनली आर्टिकल 32 एंड 226 के बारे में विद इंपॉर्टेंट केस लॉज। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिट्स का क्या मतलब होता है। देखिए, हमें तरह तरह के राइट्स मिले हुए हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ। पर बिल्कुल मेरे इस एग्जाम्पल की तरह जब तक हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, हमारे राइट्स का कोई मतलब नहीं होता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो जब भी हम कोई ज्वेलरी खरीदते हैं, सबसे पहले उसकी सेफ कीपिंग के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनके सेफगार्ड के लिए भी हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिली हुई हैं। फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली 4 जगह बात की गई है। सबसे पहले आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है, इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 359 जो ये कहता है कि इमरजेंसी के अलावा बाकी किसी भी सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स को आप कर्टेल नहीं कर सकते। इसके बाद 32 एंड 226 जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। पर इससे पहले कि हम इन 2 आर्टिकल्स के बारे में बात करें, बात करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, और तो और वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। क्यों? ताकि सारे लीगल टॉपिक्स, लीगल न्यूज एंड करंट अफेयर्स इन सभी के साथ अब अपडेटेड रहे। शुरू करते हैं इनके बारे में डिस्कशन। हमारा जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेट करता है, वो एक्सटेंड होता है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। इसका मतलब हमारा जो आर्टिकल 32 है, जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, वो खुद एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 मेनली 2 तरह के राइट्स एंड पावर्स की बात करता है। सबसे पहले वो ये कहता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो वो डायरेक्टली आर्टिकल 32 यूज कर सकता है एंड सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। दूसरे हाथ में आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 तरह के रिट्स इशू कर सकता है। आर्टिकल 32 के इसी फीचर की वजह से सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर एंड गारंटर माना गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। रिट्स इशू करने की जो पावर आर्टिकल 32 को दी गई है, एग्जैक्टली सेम पावर आर्टिकल 226 में भी दी गई है। इस आर्टिकल को यूज करके आप हाई कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो इन 2 आर्टिकल्स के अंदर आपको ये पावर मिली है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कंट्री के हाईएस्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले आप हाई कोर्ट जाएं और फिर ही सुप्रीम कोर्ट जाएं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पर अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गए। आर्टिकल 32 एंड 226 दोनों ही रिट्स इशू कर सकते हैं, पर इन दोनों में 2 मेजर डिफरेंसेस है। आर्टिकल 32 के अंदर जो रिट्स इशू करने की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। वहीं आर्टिकल 226 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फॉर एनी अदर पर्पस, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इनके डिसीजंस के अगेंस्ट भी आप रिट्स इशू करवा सकते हैं। दूसरा डिफरेंस, क्योंकि आर्टिकल 32 पार्ट 3 में फॉल होता है, इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ये एक फंडामेंटल राइट है। वहीं आर्टिकल 226 की जो रेमेडी है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अब शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, 5 तरह के रिट्स होते हैं: हबीज कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। ये 5 ही लैटिन टर्म्स हैं। तो जैसा कि हम समझ ही चुके हैं कि रिट का मतलब होता है एक तरह की रेमेडी। तो रिट्स को क्लासिफाई किया गया है 5 हेड्स में। सबसे पहले है हबीज कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, टू प्रोड्यूस अ बॉडी। ये सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला रिट है। देखिए, अगर कोई पर्सन है या इंडिविजुअल है जिसे स्टेट इलीगली डिटेन कर लेती है, तो वो इंसान खुद या उसके रिलेटिव्स या उसके फ्रेंड्स रिट ऑफ हबीज कॉर्पस यूज कर सकते हैं उस पर्सन के रिलीज के लिए। तो जब भी आप ये रिट यूज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस अथॉरिटी से पूछते हैं कि किस बेसिस पे इस पर्सन को आपने डिटेन किया था। अगर वो वजह अनरीजनेबल लगती है तो इस इंसान का डिटेंशन खत्म हो जाता है
और उसे इमीडिएटली रिलीज किया जाता है। इन 4 कंडीशंस में आप रिट ऑफ हबीज कॉर्पस यूज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की। इस केस में क्या हुआ था कि एक इंसान जो ऑलरेडी अपनी सजा कंप्लीट कर चुका था, उसे एक्स्ट्रा 14 सालों के लिए जेल में रखा गया था। इसके बाद रिट ऑफ हबीज कॉर्पस यूज किया गया और उस इंसान को इमीडिएटली रिलीज किया गया। साथ ही साथ उसे एग्जेम्पलरी डैमेजेस अवार्ड किए गए। तो रिट ऑफ हबीज कॉर्पस एक ऐसे इंसान के रिलीज के लिए या उसके प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है जिसे इलीगली डिटेन कर लिया गया हो। हमारा दूसरा रिट है रिट ऑफ मैंडेमस। इसका मतलब होता है वी कमांड। ये एक तरह का कमांड होता है जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, यूनिवर्सिटीज, ट्रिब्यूनल्स किसी पे भी यूज कर सकते हैं और उन्हें अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। तो इस रिट के थ्रू आप किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। इस केस को समझते हैं, इससे आपको ये रिट ज्यादा समझ में आएगा। गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स। इस केस में क्या हुआ था कि जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है उसने लोटस होटल्स के साथ एक अग्रीमेंट किया था और ये कहा था कि हम फंड्स रिलीज करेंगे ताकि आप अपने कंस्ट्रक्शन का काम कर सकें। बाद में क्या होता है कि वो फंड्स रिलीज नहीं करते, तो लोटस होटल्स पहुंच जाते हैं गुजरात हाई कोर्ट के पास। गुजरात हाई कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू करता है और ये कहता है कि इस अथॉरिटी को जो पब्लिक ड्यूटी इसने वादा किया था वो परफॉर्म करना पड़ेगा। इस रिट को अप्लाई करने के लिए एक कंडीशन है कि देयर शुड बी अ पब्लिक ड्यूटी। हमारा तीसरा रिट है रिट ऑफ सर्शियोरारी, जिसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। इस रिट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कोई कमांड दे सकते हैं कि वो अपने रिकॉर्ड्स इन्हें सबमिट करे रिव्यू के लिए। रिव्यू में ये देखा जाता है कि कहीं लोअर कोर्ट्स के जजमेंट्स इलीगल तो नहीं। अब इनके जजमेंट इलीगल कब कब हो सकते हैं? अगर एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो या जुरिस्डिक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का वॉयलेशन हो। अगर इनके जजमेंट्स इलीगल पाए जाते हैं तो उन्हें क्वॉश कर दिया जाता है, मतलब उन्हें खत्म कर दिया जाता है, उनके जजमेंट्स की कोई मान्यता नहीं रह जाती है। अगर उनका ये जजमेंट इलीगल पाया जाता है तो उस जजमेंट को क्वॉश कर देते हैं, मतलब उस जजमेंट की कोई मान्यता नहीं रह जाती, कोई वैलिडिटी नहीं रहती। इन दोनों केसेस को एक बार देखिए, गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस APSRTC एंड AK क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों ही केसेस को बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और ये दोनों ही केसेस रिलेट करते हैं रिट ऑफ सर्शियोरारी से। इन दोनों ही केसेस में रिट ऑफ सर्शियोरारी अप्लाई किया गया था एंड इनके जो लोअर कोर्ट के जजमेंट्स थे उन्हें इलीगल माना गया था और उन्हें क्वॉश कर दिया गया था। हमारा चौथा रिट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, पर हम इसे ऐसे नहीं ऐसे समझेंगे। प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी में बहुत ही कम डिफरेंस है। आपने ये स्टेटमेंट तो सुना ही होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जैसे प्रिवेंशन और क्योर में डिफरेंस है, बिल्कुल उसी तरह प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी में डिफरेंस है। अगर आपको याद करना ही है तो P से प्रिवेंशन रिलेट्स टू प्रोहिबिशन एंड C से क्योर रिलेट्स टू सर्शियोरारी। तो जैसा कि हमने जाना कि अगर कोई जजमेंट अनाउंस हो गया है और वो इलीगल है तो उसे क्वॉश करवाने के लिए, उस गलती को क्योर करने के लिए अब रिट ऑफ सर्शियोरारी यूज करते हैं। पर जजमेंट अनाउंस करने से पहले ही, गलती होने से पहले ही अगर आप रोक देना चाहते हैं, अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज करते हैं। इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन आप कब यूज करते हैं? जब तक लोअर कोर्ट्स ने अपने जजमेंट अनाउंस ना कर दिया हो। जैसे ही वो जजमेंट सुना देते हैं और वो इलीगल हो तो आप सर्शियोरारी यूज करते हैं। हमारे 5वें रिट को हम एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो मैं ये सेफली अज्यूम कर सकती हूँ कि आपने उस कॉलेज का एंट्रेंस एलिजिबिलिटी, चाहे वो 12th पास करना हो, मिनिमम मार्क्स लाना हो या एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, उसकी एंट्रेंस एलिजिबिलिटी को आपने क्वालिफाई किया होगा। अगर ये पता चलता है कि आपने एंट्रेंस एलिजिबिलिटी ही क्वालिफाई नहीं की है तो आपको कॉलेज से हटा सकते हैं। बिल्कुल यही प्रिंसिपल फॉलो करता है रिट ऑफ को वारंटो, जिसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इस रिट से कोर्ट्स किसी भी पब्लिक ऑफिसर से ये पूछते हैं कि आपने ये जो पब्लिक ऑफिस है ये किस अथॉरिटी से अज्यूम किया हुआ है। अगर उनका टाइटल डिफेक्टिव होता है तो उनको उस पब्लिक ऑफिस को छोड़ना पड़ता है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। अगर किसी भी पब्लिक ऑफिसर से आपको ये पूछना है कि आपने वो ऑफिस किस अथॉरिटी से अज्यूम किया हुआ है,
तो आप रिट ऑफ को वारंटो यूज करते हैं। अगर आपको किसी भी कोर्ट को जजमेंट प्रोनाउंस करने से रोकना है तो आप रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज करते हैं। पर अगर उस कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया है और उस जजमेंट को इफेक्ट में लाने से आपको रोकना है तो आप रिट ऑफ सर्शियोरारी यूज करते हैं। अगर आपको किसी भी पब्लिक ऑफिसर को उसकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहना है तो आप रिट ऑफ मैंडेमस यूज करते हैं। और किसी भी इंसान को अगर आपको इलीगल डिटेंशन से बचाना है तो आप रिट ऑफ हबीस कॉर्पस यूज करते हैं। तो ये थे आपके 5 रिट्स। इन 5 रिट्स में सिर्फ को वारंटो एक ऐसा रिट है जो कोई भी फाइल कर सकता है, मतलब इवन अ स्ट्रेंजर कैन फाइल अ रिट ऑफ को वारंटो। आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.